ये कहानी शुरू होती है कश्मीर से। रियासत जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव शोपियां में बसने वाले मियां रमजान मजदूरी किया करते थे। माली मुश्किलात, परेशानियों और तंग दस्तियों से तंग आकर अपने गांव से निकले और अमृतसर शहर के करीब एक छोटे से गांव जाती उमरा में बस गए, जहां पर इन्होंने लोहे की एक भट्टी लगा ली और वहां पर मजदूरी करने लगे। मियां रमजान का घर उस वक्त जाती उमरा में टूटे फूटे ऐसे छोटे घर पर मुश्तमिल था जिसका बेशतर हिस्सा कच्चा था। उस वक्त के जाती उमरा में मुकीम पुराने सिख बताते हैं कि मियां रमजान इंतहाई गरीब आदमी थे और मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी बसर करते थे। मियां रमजान के 7 बेटे थे जो कि उस वक्त के मशरकी पंजाब के शहर अमृतसर से 12 किलोमीटर दूर जाती उमरा में पैदा हुए। उस वक्त मियां शरीफ के सबसे बड़े भाई मियां बरकत अपने गाँव जाती उमरा से मजदूरी करने के लिए अमृतसर गए। इनके बाद इनके छोटे भाई मियां शफी और फिर मियां अब्दुल अजीज भी अमृतसर आ गए, मगर अमृतसर में माशी सूरत हाल अच्छी न थी। इसी वजह से सन 1930 के लगभग इन तीनों भाइयों ने लाहौर की तरफ हिजरत की। फ्रेंड्स, लाहौर की हैसियत सदियों से इस खित्ते में इंतहाई अहम रही है। मगरबी पंजाब जो अब भारत में है और मशरकी पंजाब और कश्मीर तक वाक़िया तमाम खित्ते में लाहौर इंतहाई अहम तरीन शहर समझा जाता था। इन तमाम इलाकों के मुसलमान तालीम हासिल करने, कारोबार करने या रोजगार की तलाश के लिए लाहौर आते थे। लाहौर आना इस खानदान के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। ये पूरा खानदान तालीम या टेक्निकल तरबियत से कतई तौर पर नाआशना था। लाहौर में रफ्ता रफ्ता ये सेट होते चले गए और इन लोगों को खुशकिस्मती से हाजी दीन मोहम्मद की फैक्ट्री में काम करने का मौका मिल गया। इस भट्टी में इन भाइयों को 1 रुपए दिहाड़ी पर काम करने का मौका मिला। ये इस शरीफ खानदान की जिंदगी का वो मोड़ साबित हुआ जिसने इस खानदान की जिंदगी बदल कर रख दी। इन भाइयों ने रफ्ता रफ्ता अपने तमाम भाइयों को वहीं बुलवा लिया, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। मियां बरकत सबसे बड़े भाई थे, उसके बाद मियां शफी, मियां अब्दुल अजीज, मियां बशीर, मियां मोहम्मद शरीफ, मियां महराजुद्दीन और चौधरी सिराजुद्दीन। यूं उस वक्त इस खानदान के बड़ों ने लाहौर में मेहनत मजदूरी करने का आगाज कर दिया। यहाँ पर इन भाइयों ने लोहा और स्टील बनाने की कुछ टेक्निक सीखी, जिसके नतीजे में इनकी जिंदगी में कुछ तब्दीली आई। आप यूं कह लें कि गैर हुनरमंदों को हुनर मिल गया। जब इन लोगों ने इस भट्टी में काम करना शुरू किया तो इनकी गुर्बत का ये आलम था कि तमाम भाइयों ने यह फैसला किया कि मियां नवाज शरीफ के वालिद मियां शरीफ को तालीम दिलवाई जाए, और इस मकसद के लिए मियां शरीफ ने लाहौर में जब अपनी तालीम का आगाज किया तो इनके पास इतनी भी रकम ना थी कि वो इसकी फीस अदा कर सकें। इस दौरान इनको अपनी फीस भी मुआफ करवाना पड़ी। मियां शरीफ ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इस इदारे में सबसे पहली मुलाजमत की जिसमें इसके भाई मुलाजमत कर रहे थे, और कुछ अरसा बाद इन्होंने अपने मुश्तरका खानदानी सरमाए से एक भट्टी खरीद ली। फ्रेंड्स, लाहौर के अंदर रेलवे रोड पर वाक़िया एक हिंदू जिसका नाम मालावाराम था, इसकी जगह को 13 रुपए महाना किराए पर लिया और अपनी भट्टी का आगाज किया। 7 भाई इस भट्टी में हिस्सादार थे, इसलिए इसका नाम इत्तफाक फाउंड्री रखा गया। इस भट्टी पर इन तमाम भाइयों ने काम करना शुरू कर दिया। इस वक्त मियां शरीफ के लिए सबसे बड़ी सहूलत ये थी कि इसके अपने भाइयों की शक्ल में मुफ्त के मजदूर मिल गए, जिसके जरिए इसकी बादशाहत का आगाज हुआ और यूं ये लाहौर के कारोबारी खानदानों में शामिल हो गए। इत्तफाक फाउंड्री ने बहुत तरक्की की और जितनी तेजी से तरक्की की इस पर कोई एतराज भी नहीं, क्योंकि मियां शरीफ के अलावा बाकी 6 भाइयों की औलादें अभी तक तरक्की कर रही हैं और वो लाहौर के कारोबारी हलकों में अभी तक मौजूद हैं और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ ही अरसा बाद जब भुट्टो की हुकूमत आई तो भुट्टो ने शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को कौमी धारे में ले लिया। जब जनरल ज़ियाउल हक का दौर आया तो शरीफ खानदान को इत्तफाक फाउंड्री वापस मिल गई। कुछ अरसा बाद मियां शरीफ ने अपने भाइयों को इस कारोबार से अलहदा कर दिया और ये पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया, यानी उसी दिन असल कारोबार शुरू हुआ। इसके बाद मियां शरीफ ने अपने बेटों को सियासत में दाखिल कर दिया और ये सियासत ग्वालमंडी के बल्दियाती हलके से शुरू हुई। इसके बाद मियां शरीफ की मुलाकात जनरल ज़ियाउल हक से हुई। वहाँ पर मियां नवाज शरीफ, जो पुलिस इंस्पेक्टर के इम्तहान में फेल और बल्दियाती इंतखाबात हार चुके थे, इनको सियासत में अहम रोल देने की दरख्वास्त की गई। ये किन बुनियादों और कितने में तय हुआ ये एक अलग टॉपिक है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ को सियासत में एक अहम रोल मिल गया। फ्रेंड्स, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद तो कमाल हो गया। इत्तफाक फाउंड्री की वापसी के बाद की तरक्की को पर लग गए। मिलें लगना शुरू हुई, शुगर मिल, स्टील मिल, फूड प्रोडक्ट्स। इसके बाद कोई भी ऐसा कारोबार ना रहा जिसमें शरीफ खानदान ने हाथ ना डाला हो, और ना ही ऐसा कोई बैंक रहा जिससे शरीफ खानदान ने कर्जा लिया और मुआफ ना करवाया हो। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर का इख्तिताम हुआ और जुल्फकार भुट्टो से डरी हुई शरीफ फैमिली ने अपना पूरा पैसा दुबई और कतर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, इस सिलसिले में मदद फराहम करने के लिए पान मंडी के कश्मीरी ताजर जो कि साइकिलों का काम करता था, उसका एक बेटा जो कि लंदन में अकाउंट्स की तालीम हासिल कर रहा था,
उसकी खिदमत हासिल की गई और अब ये मौसूफ इस फैमिली का हिस्सा है और आजकल मियां नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुकीम है। और ये बात सुनकर आपको यकीनन हैरत होगी कि इस मौसूफ का नाम इसहाक डार है। बाकी आप खुद समझ जाएं। इसके बाद मियां नवाज शरीफ वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने और इनका कारोबार आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। बैंकों से फिर कर्जे लिए गए और फिर से माफ करवाए गए। पहले दौरे हुकूमत में गल्फ की रियासतों और सऊदी अरब में इनका कारोबार फैला और इतनी तेजी से तरक्की की कि समझ से बाहर है। फ्रेंड्स, ये तो सब जानते हैं कि किसी भी कारोबार की तरक्की के लिए पैसे की जरूरत होती है। जितना पैसा इस्तेमाल होगा, कारोबार इतनी तेजी से तरक्की करेगा। और हराम का पैसा तो शरीफ खानदान ने बहुत कमाया था और इस्तेमाल भी खुला किया। पहली हुकूमत खत्म होने के बाद मियां बरादरान को एहसास हुआ कि पाकिस्तान में पैसा रखना और कारोबार करना खतरनाक है। हुकूमत के जाते ही करप्शन से कमाया गया ये पैसा किसी वक्त भी छिन सकता है। इसीलिए दूसरे दौरे हुकूमत में कोई भी पैसा पाकिस्तान में नहीं लगाया गया, बल्कि ऑफशोर कंपनियां बनाई गयी और इनके जरिए पैसा पाकिस्तान से निकाल कर अमेरिका, यूरोप और बर्तानिया में मुंतकिल कर दिया गया। क्योंकि एक तो इन ममालिक की इकोनॉमी हमेशा स्टेबल रहती है, दूसरा अरबों की कफालत से भी जान छूट गई क्योंकि वो चोरी के माल में हिस्सा मांग लेते थे और वो भी आधा आधा। क्योंकि करप्शन इनके अपने दौरे हुकूमत में की गई थी, इसलिए सबूत भी बड़ी सफाई से मिटाए गए। इन लोगों के पास इतना पैसा मौजूद है कि अगर इनसे पाकिस्तान में मौजूद सब कुछ छीन भी लिया जाए तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में आप सब लोगों ने यकीनन देख ली होगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये लोग चोर हैं और इनकी तमाम दौलत करप्शन से आई है, लेकिन इसको अदालत में साबित करने के लिए सबूत नहीं। और अगर सबूत मिल भी जाए तो अदालतें बिक जाती हैं। शरीफ खानदान का ये दावा है कि इन्होंने ये दौलत बिजनेस से कमाई, लेकिन दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन ये फार्मूला नहीं बता सकता कि 50 साल में एक छोटी सी लोहे की भट्टी से इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ी की जा सकती है। और दूसरी बात ये कि इन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान स्टील मिल घाटे में रही और इनकी अपनी मिलें दिन रात सोना उगलती रही। अगर इन लोगों के पास कोई ऐसा फार्मूला होता तो ये पाकिस्तान स्टील मिल पर भी लागू करते, लेकिन असल में ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ काले धन को सफेद किया गया है। अब पाकिस्तान की आवाम इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उसको ये समझने की जरूरत है कि ये करप्शन पाकिस्तान को खा गई है। फ्रेंड्स, करप्शन पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी है, लेकिन वहाँ के हुक्मरानों को इतना मौका नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पर अदलिया आजाद है। यहाँ तो बात इस्लामाबाद के एक प्लॉट पर या फिर फॉरेन टूर पर, बल्कि कई दफा तो 5 स्टार होटल में किसी सुपर मॉडल और शरबत पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।